हेलो दोस्तों, हम लोग न्यूज़पेपर एनालिसिस 24 जुलाई 2022 का लेके आए हैं। आज के न्यूज़पेपर में ज़्यादा कुछ नहीं था। तो आज जो जो ज़रूरी चीज़ें हैं उसको देख लेते हैं। आज की कहानी जिससे हम कुछ सीखेंगे, जिसको हम लोग अपने न्यूज़ में, अपने एसे में, अपने आंसर राइटिंग में यूज कर सकते हैं। दूसरा जो मुद्दा है हमारे पास वो है रसिया यूक्रेन का फूड ग्रेन डील। तीसरा जीएसटी रेट को लेके चेंज लाया गया है। और चौथा है क्वेश्चन ऑफ द डे। तो ये स्टोरी के अंदर में एक कहानी है। ये कहानी एक फार्मर की है जो कि अपने खेत में कॉर्न उगाता है। वो बहुत ही अच्छे क्वालिटी का कॉर्न उगाता है और उससे अपने जो कॉर्न उगाता है उसके लिए लगातार 5 साल बेस्ट क्वालिटी कॉर्न प्रोड्यूसर का अवार्ड भी लास्ट 5 साल से उसको मिलता आ रहा है। जब उससे पूछा जाता है कि जब तुम्हारा कॉर्न जो है इतने अच्छे क्वालिटी का कैसे होता है, तब वो किसान जवाब ये देता है कि मैं आसपास के जो किसान हैं उनको अपने कॉर्न के सीड्स दे देता हूं, जिससे मुझको अपने अच्छे क्वालिटी के कॉर्न उगाने में मदद मिलती है। ये आंसर सुन के काफ़ी लोग आ जाते हैं कि ऐसा कैसे, क्योंकि हर क्वालिटी का सीड तो आपने आपस में ही बांट दिया, तो आपके खेत में अलग कॉर्न कैसे आ रहा है। तो इस पे फार्मर ये बोलता है कि जो अच्छे क्वालिटी का कॉर्न मेरे नियर बाई फार्म में अगर लग जाता है तो इससे ये इंश्योर हो जाता है कि जो मेरे खेत का कॉर्न है, अगर उसमें क्रॉस पॉलिनेशन भी होता है, आसपास वाले खेत से अगर क्रॉस पॉलिनेशन भी होता है, तो ये इंश्योर हो जाता है कि जो मेरा कॉर्न का क्वालिटी है वो एडवर्सली अफेक्ट नहीं होगा, उस पर कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा और मेरा कॉर्न बेस्ट क्वालिटी का निकल के आएगा। तब फिर बोला जाता है कि जब सीड क्वालिटी एक ही है तो फिर उसके खेत में और आपके खेत में जो कॉर्न क्वालिटी उसमें कैसे अंतर आ जाता है। तो उसके कारण के तौर पे भी बताता है कि उनका खेत जो है क्रॉस पॉलिनेशन, उसके आगे जो खेत होगा उससे प्रभावित हो जाता है। उसके अलावा मैं सीड के अलावा जो चीज़ें डालता हूँ वो हो सकता है कि उनमें अंतर हो, जो जितनी मैं मेहनत करता हूँ अपने कॉर्न उगाने में बाकी किसान ना कर रहे हों। तो इस कहानी से सीख हमें ये मिलती है कि अगर आप दूसरों की मदद करते हैं तो इट ऑलवेज हेल्प्स यू बैक। बस बात ये होनी चाहिए कि जो आप दूसरों की मदद करते हैं उनके जेन्युइन नीड है उसको आप लोग फुलफिल करें। बाकी किसी भी तरीके का अगर नीड है तो उसके पीछे भागने की जरूरत नहीं है। अब यही जो हेल्पिंग अदर्स वाली बात है, इससे रिलेटेड हमारा आज का टॉपिक है। आज का टॉपिक है रसिया यूक्रेन फूड ग्रेन डील जो अभी किया गया है। उसके अंदर में क्या क्या चीजें हैं वो इस आर्टिकल में दिया गया था, द हिंदू से लिया गया है। इस वाले आर्टिकल में यह है कि रसिया यूक्रेन ने अपना एग्री दिखाया है कि वो जो फूड ग्रेन का एक्सपोर्ट है ब्लैक सी पोर्ट के थ्रू उसको रिज्यूम करेंगे। और इस नेगोशिएशन में यूएन और टर्की का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रहा है। अब इनके द्वारा जो एक्सपोर्ट किया जा रहा है वो पूरा ग्लोबल फूड सिक्योरिटी के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। वो हम लोग देख सकते हैं नीचे जो फैक्ट दिया गया है उसके बेसिस पे, क्योंकि 50 कंट्री ऐसे हैं जो कि रसिया और यूक्रेन से जो वीट एक्सपोर्ट किया जाता है उस पे करीब 30% उनकी जो वीट इंपोर्ट है वो रसिया या यूक्रेन से होती है। 50 कंट्री ऐसे हैं। दूसरी बात अगर देखें तो जो फूड प्राइस इंडेक्स है यूनाइटेड नेशन का, वो रसिया यूक्रेन वार के बाद पिछले साल के मुकाबले इस साल 23% ज्यादा है। फिर आते हैं अगले बात पे कि जो वीट का एक्सपोर्ट है ग्लोबली, तो उसका करीब 28% रसिया और यूक्रेन के द्वारा ही किया जाता है, जिसमें रसिया का योगदान 20% है और यूक्रेन जो है 8% ग्लोबल वीट एक्सपोर्ट का शेयर इनके पास है। अदर देन दैट कि जो सनफ्लावर ऑयल है उसका बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है यूक्रेन, और जो कॉर्न एक्सपोर्ट होता है उसका जो 16% ग्लोबल कॉर्न एक्सपोर्ट है उसके लिए यूक्रेन ही जिम्मेदार है। अब अगर लड़ाई की जो क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है इस वार का वो हम लोग देखें तो उसमें ये चीज हो रहा है कि यूक्रेन हर महीने 6 मिलियन टन इतना फूड आइटम हर महीने एक्सपोर्ट करता था लड़ाई से पहले ब्लैक सी पोर्ट के थ्रू ही। लेकिन जो पोर्ट है अभी रसिया के द्वारा कैप्चर कर लिया गया है, 1-2 पोर्ट मारियापोल और बेर्डेनस्क। इसके अलावा बाकी जो पोर्ट्स हैं उस पे रसिया ने नेवल ब्लॉकेड लगा दिया है। वो ब्लॉकेड लगाने का कारण क्या बता रहा है, क्योंकि वो चाहता है कि इस रूट के थ्रू यूक्रेन में जो वेपन्स हैं वो स्मगल होके ना आए।
रसिया का ये ऑब्जेक्टिव है। तो इससे क्या प्रभाव पड़ेगा वो ये है कि अभी जो वेयर हाउस फैसिलिटी है, जो गोदाम की फैसिलिटी है यूक्रेन के पास, वो 20 मिलियन टन है, जो कि पूरा भरा हुआ है अभी। और करंट में अभी हार्वेस्ट सीजन अभी शुरू होने वाला है, फसल की कटाई होने वाली है, तो उससे अलग से 60 मिलियन टन और ज्यादा अनाज अभी प्रोड्यूस होगा। ये जब अनाज प्रोड्यूस होगा तो इसको फिर कहां रखेंगे? अगर नहीं रखेंगे तो अनाज सड़ेगा, ये फिर बड़ा कारण बनेगा और जो क्राइसिस आने वाले फ्यूचर में फूड सिक्योरिटी को लेके उसके लिए कारण बन सकता है। तो ये सारे प्रॉब्लम्स हैं। उसके नेक्स्ट बात पे, अगर ये तो यूक्रेन पे इंपैक्ट हो गया, अब आते हैं रसिया के इंपैक्ट पे। तो रसिया भी जो एक्सपोर्ट कर रहा है वो वेस्टर्न सैंक्शन के, जो पेमेंट सिस्टम पे उनका वेस्टर्न सैंक्शन लगा हुआ है, उसकी वजह से उनका भी एक्सपोर्ट फूड और फर्टिलाइजर में उतना अच्छा नहीं हो पा रहा है। तीसरी बात जो रसिया क्लेम कर रहा है कि जो यूक्रेन का पोर्ट है ओडिशा और माइकोलैव, ये पोर्ट के पास जो है माइनिंग कर दी गई है, वहां पे विस्फोटक लगा दिए गए हैं ताकि कोई भी चीज वहां से आसपास नीचे से या ऊपर से आ जा नहीं सके। तो ये काम किया गया है यूक्रेन के द्वारा, ऐसा कहना रसिया का है। अब डील में आते हैं। डील में ये चीज बोला गया है कि इस डील में एक ज्वाइंट कोऑर्डिनेशन सेंटर की बात की गई है, जो इस्तांबुल में सेटअप किया जाएगा, टर्की में। वो ये चेक करेगा कि जो वेपन का स्मगलिंग है वो चीज ना हो, सिर्फ अनाज ही निकले। और रसिया ने यूक्रेन को तो वैसा पर्टिकुलरली कुछ नहीं बोला है कि आप अपना जो पोर्ट है उसको डीमाइन कर दें, वहां से विस्फोटक हटा दें, लेकिन खाने के जो चीजें हैं उसके एक्सपोर्ट के लिए एक स्पेसिफिक रूट की बात की गई है, जो कि यूक्रेन से बास्फोरस तक जाएगी। ये एग्रीमेंट किया गया है। जो इनिशियल व्यवस्था है वो 120 दिनों के लिए है, जो कि फर्दर एक्सटेंड किया जा सकता है अगर जरूरत पड़ी तो। ये एग्रीमेंट तो हो गया, लेकिन इंडियन एक्सप्रेस में आज ही एक आर्टिकल दिया है कि रसिया ने ओडिशा पोर्ट पे आज मिसाइल दागा है। तो ये दिखाता है कि अभी इस डील से बहुत ज्यादा प्रभाव तो नहीं पड़ने वाला है। लेट्स सी आगे क्या होता है। हम लोग आते हैं अपने अगले आर्टिकल के ऊपर, जीएसटी लेवाइस ऑन फूड। अभी जीएसटी लगाया गया बहुत सारे फूड आइटम्स के ऊपर, जैसे कि आपका राइस, व्हीट, पल्सेस, ओट्स, मेज, फ्लोर, इन सब के ऊपर जीएसटी 5% का इम्पोज किया गया है। वो किस पे किया गया है वो हम लोग देखेंगे। अब इसकी वजह से दिक्कत क्या आ रहा है? दिक्कत यह है कि इस मुद्दे को पार्लियामेंट को डिसरप्ट करने के लिए उठाया जा रहा है। जो मानसून सेशन अभी चल रहा है, अपोजिशन पार्टीज इस मुद्दे को डेली उठा रही हैं और पार्लियामेंट में जो डिबेट और डेलिब्रेशन होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है, बस सिर्फ डिसरप्शन ही हो रहा है। तो हम लोग आते हैं आज के मुद्दे में है क्या। तो सेंटर ने 5% का जो जीएसटी इंपोज किया है वो फूड आइटम्स, वैसे फूड आइटम पे लगाया गया है जो कि प्री पैक्ड फॉर्म में आते हैं और ब्रांडेड नहीं है। ब्रांडेड वाले में ऑलरेडी चल रहा था, वो ब्रांडेड नहीं है, उनके ऊपर ये चीज टैक्स लगाया गया है। ये लगाने का अगर ऑब्जेक्टिव के तौर पे देखें तो 2017 में जब जीएसटी को कंसेप्चुलाइज किया गया था तो जो एक्सपेक्टेड रेवेन्यू न्यूट्रल रेट है वो 15.5% मान के चला जा रहा था। अब रेवेन्यू न्यूट्रल रेट क्या होता है? ये चीज होता है कि आप जीएसटी लाने से पहले कितना टैक्स कलेक्ट कर रहे थे और जीएसटी आने के बाद उसका कोई भी रेवेन्यू पे एडवर्स इंपैक्ट ना पड़े, उतना ही टैक्स हमारा कंटिन्यू आता रहे। तो वो रेट बताया गया था कि 15.5% होना चाहिए, लेकिन जो जीएसटी की वजह से इफेक्टिव रेट रियलाइज किया गया 2017 से वो 11.6% है। तो मतलब आपका जो टैक्स कलेक्शन है उसमें थोड़ा सा डाउनफॉल देखने को मिला है। नेक्स्ट बात यह है कि ये जो चेंज लाया गया है टैक्स कलेक्शन को और भी बेहतर और भी ज्यादा वहां से टैक्स निकालने के लिए लाया गया है। इस मुद्दे को लेके जो सेंटर है उनका क्या कहना है कि जो ये 5% का रेट लाया गया है जीएसटी के ऊपर, इन सारे फूड आइटम को इसमें इंक्लूड किया गया है, उसका मेन मकसद जो टैक्स लीकेजेज हैं, जो टैक्स की चोरी है, उसको रोकने का है। और दूसरी बात जो सेंटर कहती है वो ये कहती है कि ये सिर्फ सेंटर का डिसीजन नहीं है, ये जीएसटी काउंसिल जो इस मुद्दे के लिए बनाई गई है उनके अंदर में डेलिब्रेशन और डिस्कशन के बाद ये रेट को लाया गया है, जिसमें कि सारे स्टेट्स ने कंसेंट दिया था, उनकी सहमति थी। तीसरी बात ये बोली गई है कि जहां तक बात है कि जो गरीबों की फूड सिक्योरिटी की बात है, तो बोला गया है कि जो भी आइटम लूज में सेल किया जाएगा उसके ऊपर कोई भी टैक्स नहीं लगाया जाएगा। अदर देन दैट एक चीज और है कि
जो जीएसटी काउंसिल है और जो स्टेट्स हैं, उन्होंने जो सेलर हैं उनको बोला है कि आप जो भी आइटम इस तरीके से सेल करेंगे 5% टैक्स लगाते हुए, तो उस पे इनपुट टैक्स क्रेडिट आपको मिलता है, तो आप इनपुट टैक्स क्रेडिट से उसको पूरा करें, ना कि पूरा बर्डन आप कस्टमर पे डाल दें, ताकि इन्फ्लेशन पे उतना एडवर्स इंपैक्ट ना हो। खैर, अभी अगस्त वाला जो डाटा आएगा इन्फ्लेशन का, तो उस पे पिक्चर ज्यादा क्लियर होगा कि इसका क्या प्रभाव पड़ रहा है, जो रिटेल इन्फ्लेशन है, फूड इन्फ्लेशन है, उसके ऊपर। तो इस आर्टिकल में इतना था। अब हमारे पास जो नेक्स्ट चीज बचती है वो है क्वेश्चन ऑफ द डे। ये क्वेश्चन पूछा गया है यूपीएससी मेंस 2021 में, GS3 का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन क्या है कि व्हाट आर द प्रेजेंट चैलेंजेस बिफोर क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन। और जो अगला पार्ट है क्वेश्चन का वो ये है कि हाउ डू इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी फॉर क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन। तो ये है क्वेश्चन, इसको आप अटेम्प्ट करें। अटेम्प्ट करके हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसका आपको लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं हमारे चैनल को। वहां पे आप अपना आंसर पोस्ट कर सकते हैं। आंसर आप पोस्ट करेंगे, आपको इवैल्यूएशन भी वहां पे दिया जाएगा। और कल इस क्वेश्चन का, कल के वीडियो में हम लोग कोशिश करेंगे कि इसका मॉडल आंसर इंक्लूड करें। तो आज के वीडियो में हमारे पास और थैंक यू फॉर वॉचिंग।